बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 124 मुलाहिज़ा फरमाएं। रुस्तम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी दिल को लग दी है और पता नहीं ये तुम जैसे कितने और लोगों की कहानी भी है, लेकिन रास्ते में तुमने कुछ और बातें बताई थी। तुमने मुझे और फरीद को अपना दुश्मन बताया था और बड़ी नफरत दिखाई थी। मुझे वो सब यहाँ तक पहुंचने के लिए था। हमने अखबार में सारा खबरें अच्छी तरह पढ़ा था। हमको सब मालूम है कि वहां मुल्तान में क्या हुआ और यहाँ वड्डे डेरे पर क्या हो रहा है। आपने मुल्तान में कुदरत के आस्ताने में घुसकर जो कुछ किया उसने हमारा सेरो खून बढ़ा दिया। कसम पैदा करने वाले का हमको यही लगा कि आप हमारा काम कर रहे हैं और आप जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे दिल का बात है। मुल्तान में आपने कुदरत को पता नहीं क्यों छोड़ दिया। हमको इसका रंज है, लेकिन आपने उसको जो सजा दिया वो भी कुछ कम नहीं है। उस सजा की वजह से हमारा कलेजा 50% तो जरूर ठंडा हो गया। वो बेरूपन डॉक्टर सदफ कुदरत का सबसे लाडला बीबी था। उसका मौत उन हजारों औरतों के दुख के सामने कुछ भी नहीं, जिनकी जिंदगी कुदरत और उसके चेलों की वजह से बर्बाद हुआ। हम आपका पुरस्कार तो पहले भी था, लेकिन मुल्तान वाले मामले के बाद तो हमने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि हमसे जिस तरह भी हो सका आपकी मदद करेगा। हमको अपने पेटी भाइयों से मालूम हुआ था कि सून के इलाके में वड्डे डेरे पर आप और आपके साथियों के खिलाफ एक बड़ा कार्रवाई होने वाला है। हमने आपके पास पहुंचने का इरादा किया। आगे का कहानी जरा लंबा है, बस आप मुख्तसर ये समझ ले कि हम क्वार्ट में एसएसपी इशफाक जमानी सेब से मिला और उन्हें बताया कि हम रुस्तम और लाला फरीद के खिलाफ सून में होने वाली लड़ाई में हिस्सा लेने का शदीद ख्वाहिशमंद है। जमानी सेब को पता है कि हम जबरदस्त किस्म का निशानेबाज है। यहाँ वड्डे डेरे के आसपास पुलिस के 2-4 अच्छे निशानेबाजों की जरूरत था। हमारा काम बन गया और हम जमानी सेब की मदद से यहाँ पहुंच गया। रुस्तम ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया। इसकी आंखें अजमल की आंखों में पैबूस थीं। रुस्तम भाई, आप इस तरह क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि क्या तुम वाकई दोस्त हो। अजमल खान के चेहरे पर अजीब सुर्खी फैल गई। वो गहरी नजरों से रुस्तम को देखता रहा, फिर होले से बोला, अम्मा आपको ओखे दे सकता है? ये ओखे क्या होता है? एक तरह का इम्तिहान। हमारे कबीले में ये बड़ा पुराना रिवाज है। जब किसी को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना हो तो हम खुद को आजमाइश में डालता है। हम 6 खाने वाले पिस्तौल में 3 गोलियां डालता है और चरखी घुमाता है। फिर हम में से जिसको इम्तिहान देना मकसूद हो वो पिस्तौल का नाल अपनी पेशानी पर रखकर एक फायर करता है। अगर वो बच जाए तो सच्चा है। अगर आप जरूरी समझते हैं तो आपके सर का कसम हम अभी और इसी वक्त आपको ओखे दे सकता है। अजमल खान का लहजा बेहद जज्बाती था। रुस्तम ने एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की। इस खामोशी से अजमल खान ने न जाने क्या मतलब निकाला। उसने अपना पिस्तौल निकालने के लिए होलिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पिस्तौल वहां नहीं था। वो तो रुस्तम पहले ही से ले चुका था। बहरहाल अजमल खान का अंदाज इतना फितरी और बेसाख्ता था कि रुस्तम मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। वो चंद लम्हे तक अजमल खान का जायजा लेता रहा। फिर उसने अपनी कमीज के नीचे से अजमल का पिस्टल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन ये इम्तिहान देने के लिए नहीं, इसे अपने पास रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पेश आ सकती है। रुस्तम के दोस्ताना लबो लहजे को महसूस करके अजमल खान का चेहरा एकदम खिल गया। वो एक बार पहले भी रुस्तम से बगलगीर हो चुका था। अब उठा और दोबारा बगलगीर हुआ। फिर बेसाख्ता उसने रुस्तम का रुखसार चूमा और इसकी छोटी छोटी दाढ़ी पर मोहब्बत से हाथ फेरा। पिस्टल को अपने बाएं हाथ में बड़ी मजबूती से थाम कर वो जोश से बोला, रुस्तम भाई, हम सच कहते हैं, पीर कुदरत को डंडा मारकर आप हमारा आइडियल बन चुका है। हम आपके लिए जान कुर्बान कर सकता है। आप हमसे जो कहेगा हम करके दिखाएगा। रुस्तम ने होले से कहा, मेरा ख्याल है कि अपना अरमान निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम समझा नहीं रुस्तम भाई। शायद तुमने ये ना सोचा हो कि डेरे पर पहुंचने के बाद तुम इतनी जल्दी एक्शन में नजर आओगे। आपका मतलब है हमारे लिए कोई मारामारी का काम है? अजमल खान के लहजे में जंगजू पठान का रिवायती जोश करवटें ले रहा था। ऐसा ही समझ लो, और काम भी मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारी तबीयत के ऐन मुताबिक ही होगा, यानी निशाना लेकर गोली चलाने वाला। करीबन 100 फुट के फासले से गोली चलाना होगी। पैदा करने वाले का कसम, हम आपके अंदाजे से बढ़कर काम करेगा। अजमल खान ने अपना चौड़ा चकला सीना फैलाया। वो रुस्तम से ऐसी बातें कर रहा था जैसे दोनों में बरसों की जान पहचान हो। उसके लहजे में खुलूस की फरवानी थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ ही देर में मुद्दतों के शनासा लगते हैं। रात 9 बजे तक सारा प्रोग्राम तय हो चुका था। पुलिस और अजरारियों के घेरे में आए हुए तकरीबन 150 अफराद, जिनमें 3 औरतें भी थी, जिंदगी के लिए एक भरपूर कोशिश करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रुस्तम के मशवरे पर आज दोपहर ही फरीद ने खच्चरों और घोड़ों पर कुछ सामान वगैरह लदवा दिया था। अपनी दीगर मसरूफियात से भी उन्होंने मुहासरा करने वालों पर
यही जाहिर किया था कि वो जल्द ही यहाँ से कूच करने का इरादा रखते हैं। इस असर के कायम होने से ये फायदा था कि डिप्टी रियाज को कत्लेआम के लिए पांडोदरे पर होशियार और चौकस रखना था। उसकी ज्यादातर नफरी भी पांडोई की तरफ मौजूद रहना थी। प्रोग्राम के मुताबिक लाला फरीद की क़यादत में 40 अफराद का एक जत्था तारीकी में बड़ी एहतियात से पेश कदमी करता हुआ कब्रिस्तान से आगे निकल जाना था और उस डलवान तक पहुंच जाना था जो कब्रिस्तान के नवा से शुरू होकर करीबन 19 मील दूर पुलिस की पोजीशनों तक पहुंचती थी। रुस्तम और अजमल खान 40 अफराद के जत्थे से तकरीबन 300 मीटर आगे थे। उनके पास एक 7mm राइफल के अलावा 2 पिस्टल थे। इसके अलावा 1 फुट लंबे फल का तेज धार छुरा रुस्तम की कमीज के नीचे एक चरमी थैली में लगा हुआ था। रात के तारीख सन्नाटे में रुस्तम और अजमल खान खुदरू घास और झाड़ियों में बड़ी एहतियात से चलते हुए पुलिस की पोजीशनों के करीब पहुंच गए। आसमान पर तैरने वाली आवारा बदलियां उनकी भरपूर मदद कर रही थी। चांद की रोशनी इन दबीज बदलियों के पीछे ओझल थी। एक जगह पहुंचकर रुस्तम ने सरगोशी की, अब हमें लेटकर आगे बढ़ना होगा। ध्यान रहे कि किसी तरह की आवाज पैदा ना हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपके साथ है, लेकिन हमारा ट्रेनिंग पुलिस वाला है। तुम पुलिस पोस्ट के बाहर रहोगे, जब तक मैं ना कहूं अंदर नहीं आओगे और ना ही गोली चलाओगे। अजमल खान ने इताअतमंदी से सर हिलाया। दोनों पीठ के बल लेट गए और नहायत खुरदरी जमीन पर कूनियों के बल करालिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस की पोजीशन के ऐन अकब में एक सर्च लाइट मौजूद थी। करीबन 5 मिनट के वक्फे से ये लाइट रोशन होती थी, दाईं बाईं थोड़ी सी हरकत करती और बुझ जाती थी। पुलिस की पोजीशन से करीबन 100 फुट पीछे एक बड़े पत्थर की ओट में रुककर रुस्तम ने सर्च लाइट के रोशन होने और बुझने का इंतजार किया और जब ये अमल मुकम्मल हो गया तो वो दोनों एक बार फिर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। रुस्तम को कभी उम्मीद थी कि अगली बार सर्च लाइट रोशन होने से पहले वो पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। अगले 4 मिनट 4 बरसों के बराबर थे। इन दोनों की कूनियां और घुटने वगैरह छिल गए थे। जरा सी हट इन पर MG08 का मोहलक दहाना खोल सकती थी। इन्हें पोस्ट से बातें करने की मदम आवाजें भी सुनाई दे रही थी। पोस्ट में मौजूद किसी शख्स ने हल्का सा कहका लगाया। उसे मालूम नहीं था कि मौत उसके कितने करीब है। रुस्तम ने राइफल अजमल खान को थमाई और कमीज के नीचे से लंबा चूरा निकाल लिया। अजमल खान ने रुस्तम के कान में सरगोशी की, लगता है रुस्तम सेब, इस पोस्ट पर कम से कम 2 बंदा मौजूद है। अगर आप गोली चलाए बगैर इन पर काबू पाने की कोशिश करेगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। तुम अपने काम से काम रखो। रुस्तम का लहजा खुश्क था। मेरी इशारा करने से पहले तुम यहां से आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है जी। अजमल खान ने इस बात में सर हिलाया। उसके लहजे में कपकपाहट या खौफ का शाइबा तक न था। वो एक मजबूत और जंगजू शख्स था। रुस्तम उसका शाना थपक कर आगे बढ़ा। उसकी हरकत में शिकारी जानवर की सी तेजी थी। चुरा इसके दाहिने हाथ में था। रेत की बोरियों के पीछे कैनवस का खैमा सा था। इस खैमे से उभरने वाली आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी। लालटेन की मदम रोशनी में 2 या 3 अफराद ताश खेल रहे थे। एक शख्स की आवाज उभरी, ओए बागड़ू, जरा ध्यान से, ये तेरी माँ का कसम दैला है कि दैला है। दूसरी आवाज ने ठीठ पंजाबी में कहा, ये दैला है और ये मेरी माँ का कसम नहीं है, मैं खुद हूं। अभी तेरी दुक्की और तिक्की को अपने नीचे दबाने वाला हूं। जवाब में पहला शख्स बड़बड़ाया और बैठी हुई आवाज वाला शख्स बुरी तरह खांसने लगा। रुस्तम सांस रोकर आगे की तरफ खिसकता जा रहा था। यह बड़े साइज की गन वाकई बेहतरीन जगह पर माउंट की गई थी। इस बुलंद जगह दाएं और बाएं से दूर तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता था। ये सोचकर रुस्तम के सीने में शोले कुछ और भड़क उठे। किसी गन से फायर करके चंद रोज पहले एक माँ और उसके बच्चे को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया था। रुस्तम सांप की तरह रेंगता हुआ बोरियों के खैमे के पीछे सामने जा पहुंचा। एक मुहीन दर्द महसूस ने अंदर झांका। अंदर सिर्फ 2 अफराद थे। दोनों अट्टे कट्टे और खतरनाक सूरतों वाले थे। वो दोनों अजराली थे। एक पुलिस वाले की वर्दी तो खैमे में लटकी हुई थी, लेकिन वो खुद वहां मौजूद नहीं था। रुस्तम ने अपना टारगेट मुकर्रर कर लिया। अब वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था। सर्च लाइट किसी भी वक्त फिर से ऑन हो सकती थी। रुस्तम बर्क रफ्तारी से खैमे में दाखिल हुआ। हवा में जस लगाते हुए वो उस अजराली पर गिरा जिसने सिर्फ शलवार और बुनियान पहन रखी थी। रुस्तम का 1 फुट लंबा चुरा अजराली के सीने में दिल के मुकाम पर लगा। चुरे की हड्डी और गोश्त के टकराने का एहसास रुस्तम के हाथ के लिए तसल्ली बख्श था। रुस्तम का दूसरा हाथ अजराली के होंठों पर जम कर रह गया। मजरूब अजराली की आंखों में दुनिया जहां का खौफ सिमट आया था। वो बुरी तरह फड़का, लेकिन रुस्तम की गिरफ्त नाकाबिले शिकस्त थी। ऐन उन्हीं लम्हों में रुस्तम की टांगों ने दूसरे अजराली की गर्दन भी अपने शिकंजे में जकड़ दी थी। इस दूसरे अजराली के हाथ से ताश के पत्ते निकलकर हवा में बुलंद हो गए। सब कुछ उसी तरह हुआ था जिस तरह रुस्तम ने चाहा था, लेकिन एक चीज रुस्तम की मर्जी के मुताबिक नहीं हुई थी। रुस्तम का ख्याल था कि वो दूसरी अजराली की गर्दन बासानी अपनी टांगों के मखसूस दबाव से तोड़ डालेगा,
लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हुआ। वो शख्स तवक्को से ज्यादा सख्त जान निकला था। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, ताहम आवाज उसके मुंह से निकल नहीं पा रही थी। बस खरर खरर की सदा बुलंद हो रही थी। उसके साथ साथ वो शख्स अपनी तमाम तर जिस्मानी कुव्वत सर्फ करते हुए दाहिनी तरफ झुकने की कोशिश कर रहा था। रुस्तम ने देखा वहां एक राइफल की तेज धार संगीन पड़ी हुई थी। गालिबन वो शख्स चाह रहा था कि संगीन तक उसका हाथ पहुंच जाए और वो रुस्तम की टांगों के शिकंजे पर कोई कारी जरब लगा सके। रुस्तम तमाम तर कुव्वत सर्फ करते हुए अजराली को संगीन से दूर रखने की कोशिश में था। छुरा दूसरे अजराली के दिल में तराजू हो चुका था, मगर अभी रुस्तम उसके ऊंटों से हाथ हटाने का रिस्क नहीं ले सकता था। अगर वो उस पर से गिरफ्त खत्म करके दूसरे अजराली की तरफ मुतवज्जो हो जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। इसे 15-20 सेकंड मजीद दरकार थे। यही 15-20 सेकंड उस अजराली के लिए भी कीमती थे जो अपना हाथ संगीन तक पहुंचाना चाह रहा था। वो एक एक इंच संगीन की तरफ सिरक रहा था। जब रुस्तम ने महसूस किया कि 15-20 सेकंड की इस दौड़ में वो हार जाएगा, तो इसने अपना हाथ छुरे के दस्ते पर से हटाकर मजरूब अजराली की गर्दन को दोनों हाथ से एक वहशियाना झटका दिया और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ डाली। इन लम्हों में दूसरे अजराली का हाथ तकरीबन संगीन तक पहुंच चुका था। रुस्तम ने यकलख्त उसकी गर्दन अपनी टांगों की कैंची से आजाद की। वो ऊंधे मुंह संगीन के ऊपर गिरा। अपने पेट के नीचे से संगीन तलाश करने के लिए इसने दीवाना वार अपना हाथ चलाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रुस्तम मकतूल अजराली को छोड़कर उकाब की तरह अजराली पर चपटा। इससे पहले कि वो फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चिल्ला सकता, रुस्तम ने छुरा अकब से उसकी गर्दन में घोंप दिया। वार में इतनी ताकत थी कि छुरे की नोक ठोड़ी के पास से बाहर निकल आई। अजराली का तवाना जिस्म रुस्तम के नीचे बुरी तरह फड़का और फिर साकत हो गया। उसकी गर्दन से उबलने वाला खून ताश के पत्तों को रंगीन करने लगा और उन्हें रंगीन करने के बाद लकड़ी के उस चौकोर बॉक्स पर गिर रहा था जिसमें जर्मन साख्त MG08 के चलने वाली गोलियों के तवील बेल्ट तय दर तय रखे हुए थे। रुस्तम की कार्रवाई का पहला मरहला कामयाबी से तय हो गया था। इसने इर्द गिर्द की सुनगुल्ली और एहतियात के साथ खेमे से निकल आया। तयशुदा तफसील के मुताबिक इसने नशेब में यकेबाद दीगरे 2 कंकर फेंके। जरा देर बाद तारीकी से एक साया बरामद हुआ। वो झुककर चलता हुआ आया और रुस्तम के साथ खेमे में दाखिल हो गया। यह अजमल खान था। खेमे में अजरालियों की 2 लाशें देखकर उसका चेहरा थमथमा उठा। राइफल तैयार है? रुस्तम ने पूछा। एकदम तैयार जनाब, उसने जो इसे राइफल को थपकी दी। रुस्तम उसे लेकर खेमे के पर्दे के पास आया। उसे डोरी से बांधा गया था। रुस्तम ने डोरी खोलकर बाहर तारीकी में देखने का रास्ता बनाया। वो सामने रोशनी नजर आ रही है? रुस्तम ने सरगोशी की। बिल्कुल नजर आ रहा है जनाब। हमारा ख्याल है कि ये भी कोई छूलदारी है। खूह उसके अंदर कोई बंदा भी हरकत करता नजर आ रहा है। उस बंदे को उड़ाना है और पहले ही फायर में। दूसरी गोली चलने से पहले उस खबीस ने गायब हो जाना है। इंशाअल्लाह दूसरी गोली का नौबत नहीं आएगा। अजमल खान के लहजे में बेपनाह एतमाद था। बस ठीक से फायर करो। उस बंदे के गिरने के साथ ही मैं अपने पिस्टल से 2 हवाई फायर करूंगा। 2 हवाई फायर लाला फरीद और उसके जत्थे के लिए हमले का इशारा थे। ओके रुस्तम भाई, अजमल खान ने कहा। सांस रोका, उंगली लबलबी पर रखी, आंख मेची। ये एक प्रोफेशनल खिलाड़ी का शानदार स्टाइल था। राइफल ने धमाके से शोला उगला। रुस्तम ने पोस्ट पर नजर आने वाले हेवले को साफ तौर पर लड़खड़ाते देखा। मजीद एहतियात के तौर पर अजमल ने फौरन ही दूसरा फायर भी किया। हेवला उछला और ओझल हो गया। अब ये लाला फरीद को मुताला करने का वक्त था। रुस्तम ने अपना कोल्ड पिस्टल बरामद किया और एक मखसूस वक्फे के साथ ऊपर तले 2 फायर किए। ये लाला फरीद के लिए तूफानी पेश कदमी का इशारा था। MG08 ऐसी जगह पर नस्ब थी कि सिर्फ सामने और दाएं बाएं ही फायर कर सकती थी। अकब में अपनी पोजीशनों को निशाना बनाना इस गन के लिए मुमकिन न था। रुस्तम और अजमल ने यह खैमा छोड़ा और दरख्तों के करीबी झुंड में दाखिल हो गए। खैमे से निकलते हुए रुस्तम अजरालियों की एक टेलीस्कोप भी उठा लाया। इस टेलीस्कोप से उसने नीचे तारीकी में किसी हरकत का सुराग लगाने की कोशिश की। इसके कान खर घड़ी लाला फरीद की आहट पर लगे हुए थे। यह बड़ा कीमती वक्त था। अगर थोड़ी सी देर भी हो जाती तो सारा प्लान चौपट हो सकता था। अब तक 4 फायर हो चुके थे। इस फायरिंग ने कुर्बो जवार में खलचल पैदा कर दी थी। टीलों में 3 सर्च लाइट्स रोशन थी और तेजी से चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। संतरियों और अजराली पहरेदारों की मिलीजुली आवाजें फजा में हिजान खेज इरताश पैदा कर रही थी। हाँ जी, आपके साथ ही नजर आए? अजमल खान ने बेताबी से पूछा। नहीं, अभी नहीं। तो मशीन गन पर नजर रखो। अगर कोई गन की तरफ आने की कोशिश करे तो गोली मार दो। आप बेफिक्र रहो रुस्तम सेब, हमारा गोली दोनों आंखों के दरमियान लैंड करेगा। अजमल खान ने राइफल कंधे से लगा रखी थी और उसका रुख कुछ देर पहले फतह किए जाने वाले मोर्चे की तरफ था। रुस्तम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लाला फरीद ताखीर कर रहा था। इसने थोड़ा सा आगे जाकर दूरबीन फिर आंखों से लगाई।
किधर मर गए हो, वो बड़बड़ाया। अजमल भी रुस्तम के करीब आन खड़ा हुआ। क्या बात है रुस्तम भाई, वो लोग नहीं आ रहा? जब हम चले थे उस वक्त तो वो एकदम तैयार था। रुस्तम की तरह अजमल खान की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि रुस्तम कोई जवाब देता, 2 टार्चों के रोशन दायरे दिखाई दिए। 2 या 3 अफराद दौड़ते हुए MG-08 की तरफ आ रहे थे। फायर करो, रुस्तम ने हतमी लहजे में कहा। अजमल खान ने बेदरीग गोली चलाई। एक शख्स जख्मी होकर नशेब में गिरा और उसकी बुलंद करार रुस्तम और अजमल खान के कानों तक पहुंची। टार्च का एक रोशन दायरा गायब हो गया, दूसरा तेजी से पत्थरों के पीछे ओझल हो गया। नशेब में अभी तक फरीद और उसके साथियों के आसार नजर नहीं आ रहे थे। हमको लगता है जी कोई गड़बड़ हो गया है। अजमल खान की आवाज में पहली बार परेशानी के आसार महसूस हुए। अभी बामुश्किल उसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि ऊपर तले 2 गोलियां अजमल खान और रुस्तम के दरमियान खला में से गुजर गईं। दोनों ने खुद को एक साथ नीचे गिरा लिया। ये टारगेट की फायरिंग नहीं थी। रुस्तम को अंदाजा हुआ कि पुलिस वाले और अजराली बदहवास होकर चारों तरफ गोलियां चला रहे हैं। धमाकों के साथ साथ हर तरफ शोले लपकने लगे। उन्होंने तकरीबन 1 मिनट तक मजीद इंतजार किया। फिर इन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ देर तक मजीद यहाँ रुके तो किसी आवारा गोली का निशाना बनेंगे या पकड़े जाएंगे। जमीन पर ऊंधे लेटे लेटे रुस्तम ने अजमल खान का कंधा दबाया और वो दोनों वापस डेरे की तरफ बढ़े। पहले उन्होंने ढलान पर करालिंग की, फिर रुकू के अंदाज में झुककर दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। बारूदी सुरंगों वाले एरिया में पहुंचकर रुस्तम आगे हो गया और मुकर्रर करदा निशानियों के मुताबिक आगे बढ़ने लगा। रुस्तम के जहन में अनगिनत अंदेशे घूम रहे थे। वो और अजमल खान लाले फरीद से करीबन आध पौन घंटा पहले वड्डे डेरे पर से निकल आए थे। उसके बाद न जाने वड्डे डेरे पर क्या हुआ था। सारा मंसूबा तिलपट हो गया था। अब तो यूं लग रहा था कि शायद फरीद और उसका जत्था डेरे से रवाना नहीं हो सके हैं। क्यों नहीं हो सके? इससे आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। रुस्तम और अजमल खान वड्डे डेरे पर पहुंचे तो यहाँ कुछ और ही मंजर दिखाई दिया। हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही थी। इस अफरा तफरी की एक वजह तो पुलिस की तरफ से दूर मार राइफलों के जरिए होने वाली फायरिंग थी, मगर दूसरी ओर ज्यादा अहम वजह कुछ और थी। रुस्तम को सुरंग नंबर 2 के सामने लोगों का हुजूम दिखाई दिया। उनके चेहरों पर खवाइयां उड़ी हुई थी। 4-5 अफराद एक शख्स को चारपाई पर डाले छज्जे की तरफ से नमूदार हुए और तकरीबन भागते हुए 2 नंबर सुरंग में दाखिल हो गए। वो इतनी तेजी से जा रहे थे कि लगता था कि मरीज अभी चारपाई से नीचे गिर जाएगा। तब रुस्तम ने हंसने के एक करीबी साथी फराद को देखा। उसने एक पत्थर के साथ बैठकर 2 दफा जोर से क्या की, फिर तेवराकर पत्थर से टेक लगा ली। यूं लगा कि वो बेहोश होने वाला है। 2 अफराद लपके और उसे भी सहारा देकर सुरंग के अंदर ले गए। यही सुरंग थी जिसके अंदर डॉक्टर नासिर ने अपना क्लिनिक कायम कर रखा था। क्या हुआ? रुस्तम ने एक शख्स को झुंझोड़ कर पूछा। किसी ने जहर दे दिया है जी, सब लोग मर रहे हैं, बुरी हालत है। उस शख्स ने रुस्तम को पहचान कर टूटे फूटे अल्फाज में कहा और एक तरफ लपक गया। रुस्तम ने करीब से गुजरते हुए मुराद ग्रुप के हफीज से पूछा, लाला और हसना कहाँ हैं? हफीज की आंखों में आंसू तैर रहे थे। हसना साहब तो शायद खत्म हो गए। लाला भी बेहोशी की हालत में है, पता नहीं कि बचते भी हैं या नहीं। मुराद जी वो भी बेहोश है, उनको खून की उल्टी हुई है। रुस्तम की आंखों के सामने लाल पीली चिंगारियां उठने लगी। सब कुछ निगाहों के सामने घूमता हुआ महसूस हुआ। इसे सबसे पहला ख्याल डिप्टी रियाज का ही आया। अगरचे ये उसकी साजिश थी तो फिर अभी थोड़ी देर में डेरे पर हमले की कोशिश भी हो सकती थी, लेकिन अगर ये सब कुछ किसी और वजह से हुआ था तो फिर जरूरत इस समर की थी कि डेरे की सूरत-ए-हाल का इल्म डेरे से बाहर किसी को ना हो। रुस्तम ने डेरे से बाहर जाने वाले दोनों रास्तों पर अपने एतमाद के बंदे मुकर्रर कर दिए और फिर परेशान हाल लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ वो सुरंग के अंदर घुसा। इसके सीने में दिल मशीनी रफ्तार से चल रहा था। क्या वो अभी थोड़ी देर में हंसने और फरीद के मरे हुए चेहरे देखेगा? उन लोगों के चेहरे जो 1.5 घंटा पहले इसके साथ मौजूद थे और एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, जिनकी आंखें रोशन थी और जिनके सीने आलम जोश में फौलाद दिखाई दे रहे थे। रुस्तम 15-20 मीटर तक सुरंग के अंदर गया तो इसे धाड़े मार मार कर रोने की आवाजें सुनाई दी। इसने देखा मशलों की रोशनी में कई अफराद गले लगकर आहोसारी कर रहे थे। फरीद, फरीद, हंसने, रुस्तम ने पुकार कर कहा और हुजूम को चीरते हुए डॉक्टर नासिर के दवा खाने की तरफ बढ़ा। यह देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई कि लाला फरीद एक चारपाई पर नीम बेहोशी की हालत में था। वो अपने मुंह पर लगे हुए गैस मास्क को गुनूदगी की हालत में हटाने की कोशिश में था। डॉक्टर नासिर कहीं दिखाई नहीं दिया। क्लिनिक के अंदर और बाहर बहुत से मरीज पड़े हुए थे। 4-5 चारपाइयों पर थे, बाकी बेहोश या नीम बेहोशी की हालत में फर्श पर लेटे हुए थे। अभी अभी हसना ग्रुप के एक शख्स ने दम तोड़ा था। उसकी आंखें अध खुली थी, मुंह से खून बह रहा था। 2 अफराद उसकी लाश से लिपट लिपट कर धाड़े मार रहे थे। नासिर किधर है? रुस्तम ने एक सीधी नौजवान को झुंझोड़ कर पूछा। वो उधर है साईं, हसना साहब को टीका लगा रहा है,
नौजवान ने एक गैस लैंप की तरफ इशारा किया। रुस्तम लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता गैस लैंप तक पहुंचा। पसना जमीन पर ही लेटा हुआ था। वो मुकम्मल बेहोश था। नासिर की पेशानी से पसीना टपक रहा था। वो बड़े ही दिमाग से हंसने को आईवी इंजेक्शन लगा रहा था। नासिर की हिदायत पर एक शख्स हंसने के चौड़े चकले सीने पर अपने दोनों हाथों से बार बार दबाव डालकर उसके दिल को मुतहर्रिक रखने की कोशिश में था। हंसने की सांस रुक रुक कर आ रही थी। उसके गिर्द लोगों का हुजूम था। इस हुजूम ने खबसा पैदा कर दिया था। रुस्तम कर जा, पीछे हटो, पीछे हटो, हवा आने दो। उसने खींच खींच कर हंसने के साथियों को पीछे हटाया, फिर अपनी चादर के पल्लू से उसे हवा देने लगा। हंसने की हालत मखदूज थी। वो रात रुस्तम की जिंदगी की परेशान कुन रातों में से एक थी। हंसने गुजराती समेत लाला फरीद और मुराद वगैरह की जिंदगी भी बच गई थी, मगर 3 अफराद जहर खोरानी की वजह से हलाक हो गए थे। जो कुछ रुस्तम को मालूम हुआ उससे पता चला कि डेरे पर कार्रवाई से पहले आखिरी वक्त में पी जाने वाली चाय के सबब ये अलमिया रूनुमा हुआ। ये चाय जो दरअसल दूध पत्ती थी, एक बड़े देगचे में खनीफा नामी औरत ने तैयार की थी। रुस्तम और अजमल खान को भी ये चाय पी कर ही डेरे से रवाना होना था, लेकिन चूंकि चाय बनने में थोड़ी सी ताखीर थी इसलिए वो पहले निकल गए। बादशाह लाला फरीद और उसके 35-40 साथियों ने यह चाय पी, जो उसके साथ मुसल्ला होकर ऊपर जा रहे थे। चाय पीने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर कुछ अफराद का दिल घबराने लगा और उन्हें कै शुरू हो गई। उसके बाद देखते ही देखते सूरत बिगड़ती चली गई। अब लंबी तड़ंगी जोर आवर औरत हनीफा डेरे से गायब थी और उसे इर्द गिर्द के टीलों में ढूंढा जा रहा था। ये रात का आखिरी पहर था। रुस्तम 2 नंबर सुरंग के दहाने पर मौजूद था। इसके इर्द गिर्द तमतमाए चेर वाले मुसल्ला अफराद का हुजूम था। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर नासर ने सुरंग से बाहर आकर रुस्तम को लाले फरीद और हंसने वगैरह की तरफ से तसल्ली दी। मुराद भी अब ठीक था और सो रहा था। लाले फरीद के बाद रुस्तम डेरे के मकीनों के लिए सरदार की हैसियत रखता था। वो सब के सब मौजूदा सूरत में रुस्तम का हर हुक्म मानने के लिए तैयार नजर आते थे। रुस्तम और अजमल ने अपनी जान पर खेल कर अपना काम मुकम्मल किया था और खतरनाक मशीन गन MG-08 पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था। बहरहाल अब सब लोगों ने फिर कमर कस ली थी। इनके सीनों में शोले भड़क रहे थे। इनमें से बहुत से ऐसे थे जो सिसक कर मरने की बजाय मारो या मर जाओ पर अमल करना चाहते थे। उनका इरादा था कि पूरा जोर लगाकर पुलिस और अजरालियों का घेरा तोड़ दिया जाए, फिर जिसके जिधर सींग समाए वो उधर भाग निकले। रुस्तम के इशारे पर कट मरने के लिए तैयार नजर आते थे। रुस्तम और अजमल की डेरे पर वापसी से पहले कुछ अफराद हनीफा की तलाश में निकल गए थे। रुस्तम ने भी यहां पहुंचने के बाद 4 घुड़ सवारों की इस तलाश पर मामूर किया था। ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही थी कि हनीफा नामी ये औरत किसी साजिश का हिस्सा बनी है। रुस्तम की कलाई की घड़ी रात के आखिरी पहर 3 बजे का वक्त बता रही थी जब शुमाल की जानिब से कुछ शोर सुनाई दिया। एक घुड़सवार अपने खांपे हुए घोड़ों के साथ मौके पर पहुंचा। उसने रुस्तम से मुखातिब होते हुए कहा, रुस्तम साहब, हनीफा पकड़ी गई है। शाह रमजी और सजावल वगैरह उसे यहां ला रहे हैं। कहां थी वो? रुस्तम ने पूछा। खाई के पार कीकरों में छुपी हुई थी। सबसे पहले सजावल ही ने उसे देखा। उसने सजावल के साथ मारा मारी की, पत्थर मार कर उसका सर फाड़ दिया। लेकिन फिर शाह और रमजी वगैरह भी पहुंच गए। तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से काबू किया उसे। जरा देर बाद टार्चों की रोशनी दिखाई दी। हनीफा को पकड़कर लाया जा रहा था। उसके दोनों हाथ नायलॉन की मजबूत रस्सी से बांधे गए। रस्सी का सिरा रमजी नामी शख्स के हाथ में था और वो हनीफा को चटकों से खींचता हुआ ला रहा था। शाह और सजावल वगैरह हनीफा के अकब में थे। सजावल ने अपने जख्मी सर पर साफा बांध रखा था। खून से उसका चेहरा रंगीन था। उसके हाथ में घोड़े को खांकने वाली मजबूत छड़ी थी। ये छड़ी वो गाये बगाए बेरहमी से हनीफा की कमर पर रसीद करता था और वह तकलीफ से चिल्ला उठती थी। हनीफा की हालत दीदनी थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय ना थी। बस फटी हुई कमीज की चंद दजियां थी जो उसके गले में झूल रही थी। वो दरमियानी उम्र की थी मगर बहुत लंबी तड़ंगी और मजबूत थी। वो कई कत्ल करने के बाद इश्तियारी हुई थी और वड्डे डेरे पर इन डकैतों और मफरूरों के दरमियान पहुंची थी। लेकिन आज जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो बहुत अलमनाक था। हसने गुजराती और मुराद वगैरह के साथी गुस्से से दीवाने थे। सजावल ने अकब से हनीफा को लात रसीद की। वो लड़कती हुई रुस्तम के कदमों में आन गिरी। उसका नाक मुंह फट गया था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिस रहा था। लगता था कि तवील मुजाहमत और वावेले के बाद वो निढाल हो गई है। अब वो बस जिस्म पर लगने वाली खारिज ज़रब के बाद होले से चिल्लाती थी और चुप हो जाती थी। रुस्तम ने उसके उरियान जिस्म से निगाह चुराते हुए कहा, तूने क्यों किया ऐसा? क्यों इतना बड़ा कहर तोड़ा खमसब पर? वो खामोश रही और कराती रही। रुस्तम ने उसके गर्द आलूद बालों को मुट्ठी में जकड़कर झुंझोड़ा। बोलती क्यों नहीं? क्यों किया तूने ऐसा? और कौन कौन है तेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बैठी हुई आवाज में खौफ, तकलीफ और तैश यकजा थे।
तूने कुछ नहीं किया और तू डर कर भागी भी और वहां कीकरों में छुपी भी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए। यकायक दो अफराद ने बेहद तैश के आलम में हनीफा के हाथों को बांधने वाली रस्सीनुमा रस्से का दूसरा सिरा हवा में उछाला और एक शाख पर से गुजार दिया। इससे पहले कि रुस्तम उनको रोक सकता, 3-4 अफराद ने रस्से को जोर से खींचा। हनीफा कर्ब से चीखती हुई फजा में बुलंद हो गई। वो अब जंगली बेरी की एक शाख से झूल रही थी। शोलों की रोशनी में उसके लटकने का मंजर लर्जा खेज था। उसका उरिया जिसे मजीमत, अजियत और आफतजदगी की तस्वीर नजर आता था। ये ऐसे नहीं बकेगी, बड़ी कड़क है हराम जाती, एक शख्स ने कहा। सजावल और रमजी ने उसे बेदरेग लकड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रुस्तम अपने साथियों को ऐसा करने से रोकता और हनीफा की जबान खुलवाने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करता, एक तरफ से कुत्तों का शोर और मुश्तइल अफराद के ललकारे गूंजे।